एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आप सभी का अड्डा 24/7 के TCS और IS चैनल पर। और आप सबकी डिमांड पर, आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी TCS 2022 के टॉपर अवध बंधन सिंह। नमस्कार अवध जी। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच एक बार फिर से जुड़ने के लिए और वेलकम। अपना वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच। ये आप मेरी वजह से जुड़े हैं या फिर एस्पिरेंट्स का मैंने आपको दिया था कि ये जुड़ना चाहते हैं उनकी वजह से जुड़े हैं? सर आपने बताया था कि एस्पिरेंट्स की क्वेरीज हैं, अगर वो नहीं आ सकते तो आप अगर उनके क्वेश्चंस रख रहे हैं तो मैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं उनके आंसर कर सकूँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है, वेल थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, तो इट्स बिकॉज ऑफ यू कि अवध जुड़े हैं हमारे साथ टू आंसर योर क्वेरीज, जो भी आपने वो गूगल फॉर्म पे जो लिस्ट में आपने जो दे रखा था। सो एक एक करके हम पूछेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ जो मेरे फेवरेट सवाल होते हैं उनसे पूछ लेता हूँ अवध जी से कि अभी कैसी चल रही है जिंदगी फिर से। फोन वोन आने कम हुए या नहीं अभी? सर बिल्कुल, एक सफलता के बाद जो जश्न मनता है वो सब कम हो चुका है धीरे धीरे। अब फिर से मेन स्ट्रीम में आ रहा हूँ और अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी देना है और यूपी पीसीएस भी एक बार ट्राई करूंगा, तो वही जी। तैयारियां चल रही हैं। जी। वैसे मतलब ज्वाइन तो आप करेंगे ना, एज मतलब आप यूएल ले सकते हैं अगर क्योंकि अब सर बिल्कुल हम आपका क्या है रोल, मतलब छोड़ेंगे तो है नहीं अभी इस पोजीशन को? नहीं सर, छोड़ूंगा नहीं, ये तो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, मैं इसको ज्वाइन भी करूंगा और आगे इसमें कंटिन्यू करने की कोशिश भी करूंगा। साथ में यूपीएससी मेन फोकस है सर, अगर वो होता है तो सही है। राइट, राइट, राइट। जी। तो 28 मई को एग्ज़ाम है और मेरे ख्याल से आप भी दे रहे हैं और जो आपको सुनने वाले हैं वो लोग भी दे रहे हैं। तो यस सर। तो एक एक स्टेट के लिए वो एस्पिरेंट का साइकिल खत्म हो चुका है आपका यूपी के लिए, लेकिन यूपीएससी के लिए अभी आप एस्पिरेंट के साइकिल में ही हैं। तो यस। हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पे और रिलेटेबल होगी कि आप पार्शली सक्सेसफुल पर्सन है और पार्शली एस्पिरेंट भी हैं। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ जो जी हमारे जी स्टूडेंट्स ने पूछा था। जी। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्योंकि आप 2021 में रैंक वन भी थे RO ARO का जो एग्जाम हुआ था, अ, यस सर। उस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हमें देखनी होती RO ARO के एग्जाम में? रिसोर्सेज, किस तरीके से आपने तैयारी की थी RO ARO की? सर आर ओ के लिए मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी, मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था। और जो आर ओ का सिलेबस होता है वो पीसीएस के अकॉर्डिंग ही होता है, जो जीएस आती है वो पीसीएस की ही जीएस आती है। इवन सर उससे भी ज्यादा टफ आती है थोड़ा, पीसीएस से भी टफ आती है आर ओ की जीएस। अच्छा, जो उसके लिए भी जीएस कॉमर्स में जरूरी होता है है। क्या, ग्रेजुएशन होना? सर ग्रेजुएशन होना जरूरी है उसके लिए। कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमर्स के लिए एक अलग स्पेशल पोस्ट आती है। अगर किसी का कॉमर्स से ग्रेजुएशन है तो एक उसके लिए सर प्लस पॉइंट हो जाता है कुछ पोस्ट में सिलेक्शन के लिए। अच्छा। बाकी ग्रेजुएट होना ही एक मतलब क्वालिफिकेशन है उसमें अपियर होने के लिए। ओके, ओके। जी, जी। तो आपकी आपने तो कैसे तैयारी की थी? तो मैंने मेन फोकस पीसीएस की तैयारी पे रखा था और जीएस जो भी तैयार किया था पीसीएस के अकॉर्डिंग तैयार किया था। साथ में इसमें हिंदी का रूल होता है, तो हिंदी के लिए मैं साथ में जो घटना चक्र की बुक आती हैं और जो भी आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको मैं पढ़ता रहता था, चीजें याद करता रहता था। कुछ होती हैं जैसे पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ये सब याद करता रहता था, तो चीजें काफी कवर हो गई थी। और फिर जो भी कमियां मुझे लगी कि अब बची हुई हैं तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। जो भी कमियां थी वो उसमें कंप्लीट हो गई थी। मतलब RO के लिए भी अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसको प्रैक्टिस कर? ये सर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ज्वाइन की थी, तो कुछ कमियां ऐसी पता चली जो मैं अगर टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करता तो शायद मुझसे वो पता ही नहीं चल पाती मुझे। अच्छा, मतलब कोई विशेष तैयारी नहीं की थी, पीसीएस की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे थे, तो उसी में से आपने टाइम निकाला और इसकी तैयारी की, राइट? जी जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि 10 मई को RO ARO का एग्जाम है, तो आप कब से एग्जाम के लिए RO ARO के लिए आप फोकस हो जाएंगे, मतलब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले? सर अगर आर ओ का 10 मई को एग्जाम है तो जैसे मेरा अगर जीएस सही जा रहा है, सही तैयार हो चुका है,
तो मैं रिवाइज करता रहूंगा, लेकिन हिंदी पे फोकस करीब 20-25 दिन पहले देना शुरू कर दूंगा। तो मुझे लगता है अगर 20-25 दिन हिंदी में दे दिए जाए तो अच्छे से हिंदी तैयार हो सकती है। तो जो भी हिंदी का उसमें पेपर आता है वो सर जीएस का जो पेपर आता है हिंदी में प्रीलिम्स में आरओ में बहुत इजी होता है। मुझे लगता है 20-25 दिन में आदमी कोई तैयारी कर रहा है तो 60 में 60 नंबर ला सकता है। ओके, ओके। और कोई विशेष बुक लिस्ट वगैरह तो नहीं थी कि पीसीएस की ही किताब थी या कोई अलग से मार्केट में आती भी है? नहीं, कोई विशेष बुक लिस्ट नहीं थी, जो भी पीसीएस की बुक लिस्ट है वही इसमें फॉलो करते हैं लोग। ओके, ओके। आरओ यारो पे और कोई टिप्स आप देना चाहते हैं कि एज ए प्लान हाँ। भी आप रख सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो? सर ये कहूंगा कि जो भी इसमें अपीयर हो रहे हैं आरओ आरओ में, वो अपनी हिंदी की तैयारी को बहुत अच्छा रखें। हिंदी पढ़ जो सकते हैं अच्छे से, उनको लिखना भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें हिंदी की जो मार्किंग होती है जी। वो मेंस में भी बहुत ज्यादा टाइट होती है। तो हिंदी के वर्ड्स अगर कुछ भी लिखने में गलत होता है तो नंबर वहां पे बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं। तो हिंदी लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आरओ आरओ अच्छे से निकल सकता है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये शॉर्ट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी आपने बता दी कि बहुत कुछ शेष नहीं, लेकिन हिंदी पे पकड़ होनी चाहिए। और अगर यूपीएससी जी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये एग्ज़ाम दिया जा सकता है। जी जी। अभी हम पीसीएस के एग्जामिनेशन के ऊपर आते हैं। कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं। एक तो बच्चों ने पूछा जी। है कि हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, ये सजेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि एनसीईआरटी की नोट्स बनाने में ज्यादा फोकस ना करें। ओके। नोट्स बनाने से अच्छा है वो पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ें। और एक बार में चीजें ये होती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो कोशिश करें एनसीईआरटी को दूसरी बार भी पढ़ने का। तो दूसरी बार जब भी पढ़ें, जो भी मेन लाइंस हैं, जो भी मेन कॉन्सेप्ट हैं, उनको अंडरलाइन कर लें। और बाद में जब भी रिवीजन करें तो उन्हीं अंडरलाइन जो पोर्शन है उन्हीं को रिवाइज करें। तो ओके, एक जो मेन नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है, उधर वो वेस्ट नहीं होगा, इधर ही वो कवर हो जाएगा और इससे उनका एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जो किसी और भी सब्जेक्ट में वो दे सकते हैं। ओके। इसी इसी पे अवध जी एक और क्वेश्चन है कि आपने अपनी टॉपिक वाइज नोट्स कैसे बनाई हैं, कृपया बताएं। धन्यवाद सर। सर मैंने टॉपिक वाइज नोट्स कभी बनाई नहीं। मैं ध्येय आईएएस से जब कोचिंग कर रहा था तो वहां पे जो नोट्स बनवाई गई थी मैं उन्हीं को बस रिवाइज करता था। मैंने अलग से कभी कोई नोट्स नहीं बनाई है रिवीजन के लिए। ओके, मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करता था, तो एक समय बाद वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में बैठ गए थे और फिर मुझे किसी अलग नोट्स की जरूरत नहीं पड़ी। ओके। मतलब आपने कोई टॉपिक वाइज नोट्स नहीं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ही पर्याप्त थे आपके लिए? यस सर, कोई टॉपिक वाइज अलग से नोट्स नहीं बनाया था। हाँ, एक चीज ये किया था, जो मेंस 365 आता है विजन का। जी। वो जब मैंने मेंस की तैयारी की थी तो उसके जो मेन मेन टर्म्स थे जिन्हें कीवर्ड्स कहते हैं तैयारी के लैंग्वेज में, तो मैंने उनको अलग कर लिया था और मैंने उन कीवर्ड्स का यूज किया था आंसर राइटिंग में। ओके, ओके, ओके। तो ये नोट्स वाला जो सिस्टम है वो यूपीएससी में भी आप फॉलो करते हैं कि आप अपनी नोट्स नहीं बनाते हैं? सर यूपीएससी में यही फॉलो करता हूँ मैं। ओके। अच्छा, अगला सवाल ये है, अवध की मेंस के लिए कैसे आपने तैयारी की थी, यूपी के मेंस के लिए? यूपी के मेंस के लिए पहले तो मैंने जो भी मेरी नोट्स थी पहले से जो मैंने प्री के लिए तैयारी की थी उनका रिवीजन किया था। और हम्म, इसके बाद जो मेंस की 365 आती है हम्म। उसको मैंने सब्जेक्ट वाइज पढ़ा था। और जो भी मैंने बताया आपको, जो कीवर्ड थे उनको अलग किया था। और साथ में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। जो कीवर्ड मैं निकालता था उन्हीं को टेस्ट सीरीज में मैं अप्लाई करता था, लिखने की कोशिश करता था। तो हम्म। एक समय बाद मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी कि मैं आंसर राइटिंग जब भी करता था तो मेरे हर एक आंसर में 4 से 5 कीवर्ड इंक्लूड हो जाते थे, जिससे मेरे मार्क्स बढ़ते थे। ओके, ओके। मेरा अगला क्वेश्चन है कि यूपी पीसीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए अप्रोक्स कितनी समय पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर मुझे लगता है 1 से 1.5 साल काफी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर कोई कोचिंग कर रहा है तो 1 से 1.5 साल कोचिंग करे, साथ में सेल्फ स्टडी करता रहे और जो भी बुक लिस्ट है उसको फॉलो करता रहे, तो 1 से 1.5 साल में वो क्लियर कर सकता है एग्जाम को। ओके, मतलब लगभग ये जो हमारे 18 महीने का जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो होना चाहिए एटलीस्ट। जी जी। ओके। अगला सवाल ये है कि
मेरी उम्र 25 साल है। मैं गांव से बीए कर रहा हूं। और क्या मैं बीए पास करके एग्जाम दे सकता हूं या नहीं? बीए पास करने के बाद ही एग्जाम में बैठा जा सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन होना तो जरूरी है। या बिल्कुल। तो अपियर होना जरूरी है, या तो बीटेक बीए थर्ड ईयर में ही अप्लाई कर दे फॉर्म और एग्जाम दे दें। अगर तैयारी अच्छी है तो निकल भी सकता है, नहीं तो बाद में तैयारी जारी रखें। राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि बिना कोचिंग करे कैसे मैं तैयारी कर सकती हूँ, और क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस पूरे के पूरे पीरियड में? अब बिना कोचिंग के, या तो कोई एक कोचिंग जो भी है उनके जो कंटेंट अगर मिल रहे हैं मार्केट से, तो सब्जेक्ट वाइज जो कंटेंट ले लिया जाए और उसको उसका डीपली अध्ययन किया जाए। जो भी इसमें टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है फिर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बीच बीच में जो भी गाइडेंस है, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका अगर गाइडेंस मिलता रहे, तो बिना कोचिंग के मुझे लगता है तैयारी हो सकती है। लेकिन मुझे कोचिंग का एक फायदा ये लगता है कि इससे आपको गाइडेंस के लिए इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ता है। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहती है और एक सही डायरेक्शन में स्टडी भी आपकी चलती रहती है। राइट, राइट। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है इन सब के बीच। जैसे यूपी के लिए अब अवध हमारा ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो अब हम कैसे उसको एनालाइज करें, जो नया दो जीएस का पेपर आया है? हम्म। उसको आपने आपका देखा भी होगा। तो जी जी। उसको कैसे अप्रोच करें अब, यूपी यूपी वाले? देखिए, जो भी यूपी पीसीएस दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनको कभी दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए ये जो दो पेपर आए हैं बिल्कुल पूरी तरह से नए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा जो भी पेपर होता है उसी से कट करके ये पांचवें और छठवें पेपर बनाए गए हैं। तो जब हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो वही चीजें मेंस में भी आनी है। तो ओके, जो भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उनको ऐसा पढ़ें कि हर किसी चीज के बारे में अगर चार लाइनें लिखनी हो तो वो लिखी जा सके। मुझे लगता है प्रीलिम्स में जितने टॉपिक पढ़ने हैं वही सब मेंस में आएंगे, उसके लिए कोई अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके। अच्छा, जैसे आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आज है 18 तारीख है, लगभग 30-40 दिन और बचे हुए हैं। तो ये जी। लास्ट के 30 डेज में क्या अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा सीरियस है, मतलब जो पढ़ रहा है? सर, अगर कोई सीरियस है तो टेस्ट सीरीज भी जरूर फॉलो कर रहा होगा। तो उसको टेस्ट सीरीज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी अलग, अगर उन्हें उन्होंने नोट्स बनाए हैं कुछ उस प्रॉब्लम्स के, तो हम्म। उनको लास्ट टाइम में रिवाइज करना चाहिए। साथ में जो भी उनके कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी उनका वीक सेक्शन है उसको भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। ओके, और करंट अफेयर्स पे फोकस रखना चाहिए लास्ट के एक महीने। ओके। मतलब जब आप करंट अफेयर की बात किए हैं, तो स्टूडेंट्स ईयरली कंपाइलेशन प्रेफर करें या फिर मंथली मैगजीन? सर, मुझे लगता है ईयरली कंपाइलेशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंथली का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको फॉलो करना मुश्किल है। और जो लोग पहले से ही मंथली नोट्स बनाते आ रहे हैं? तो उनको, अगर उन्होंने पहले से नोट्स बनाए हैं तो जाहिर सी बात है उनके सामने से वो कंटेंट एक बार निकल चुका होगा। तो उसको आप पूरी तरह से रिवाइज करने की कोशिश करें, वो फिर ईयरली में मत जाएं, वो मंथली को ही अच्छे से रिवाइज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये भी कर देते हैं कि अब जैसे मार्च तक उन्होंने मंथली कंपाइलेशन से पढ़ लिया, उसके बाद जैसे ईयरली कंपाइलेशन आता है तो वो भी पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या, मतलब टाइम किस तरीके से आप गाइड करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कोई मंथली फॉलो कर रहा है तो जी। उसे लास्ट में मंथली कंपाइलेशन को ही रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो वो ईयरली में शिफ्ट हो सकता है, नहीं तो उसे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। राइट, राइट। तो इस दौरान हम अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे करेंगे? मतलब क्या हम सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर कंटेंट भी पढ़ें करंट अफेयर? उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फुल टाइम? अगर कोई फुल टाइम कर रहा है तो मुझे लगता है जो मॉक टेस्ट वो लगाए तो ऐसे टाइम में लगाए जब उसको कोई एंटरटेनमेंट करना हो, तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट लगाए वो। हम्म। दिन भर जो भी पढ़ रहा है, कंटेंट पढ़ रहा है, उसको अप्लाई करने के हिसाब से वो मॉक टेस्ट में बैठे और देखे वो कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा है। कुछ कमियां हैं तो उसको, अभी एक महीने हैं, बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। अगर वो करंट अफेयर्स नहीं सही से कर पा रहा है तो फिर अपने जो भी वीक सेक्शन है उनको अभी फोकस कर ले, एक महीने तक उसमें काम करे। मुझे लगता है इससे रिजल्ट काफी पॉजिटिव आ सकता है। ओके, ओके। मेरे लास्ट के एक दो क्वेश्चन और हैं। फॉर फॉर एग्जांपल, अवध, इफ हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और मेरा प्रीलिम्स भी ऑलमोस्ट कवर है, मैंने नोट्स भी बनाई है,
लेकिन अब जी वो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते वक्त ना मतलब एंग्जाइटी होने लगती है बहुत, कि मतलब इतने सारे लोगों को देख के हाथ में पसीने आने लगते हैं पेन में, और फिर कभी कभार तो पसीना ओएमआर शीट पे भी गिर जाता है। तो जी जी। तो ये सब आपके साथ भी हुआ ही होगा। तो देखिए एंग्जाइटी। हम्म। मुझे लगता है ये सब चीजें नेचुरल हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें हम कंट्रोल रख सकते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ देख के परेशान नहीं होना है, ये माइंड में रखना है कि जितनी भीड़ है उसका 20% ही सीरियस है, और उसमें हम लोग आते हैं 20% में। हम्म। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उस समय जो भी हम लोगों का माइंड सेटअप होता है उस पे पेशेंस बनाए रखें, और कोशिश करें कि बहुत ही काम माइंड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। मुझे लगता है अगर पेशेंस से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन हमेशा ज्यादा सॉल्व होते हैं। राइट, राइट। अच्छा, क्या क्या टारगेट रखना चाहिए? लास्ट टाइम शायद आपने मुझे बताया भी था कि मैं हमेशा टारगेट रखता हूँ ऊपर 120 प्लस। जैसे पीसीएस में है तो मेरा ये टारगेट रहता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में। हम्म। तो मुझे मेरा टारगेट ये रहता है कि मुझे सबसे पहले मेरा टारगेट रहता है कि मैं पूरे से पूरे क्वेश्चन को मतलब अ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूं। ओके। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो मैं मेरे लगभग 145 146 ऐसे क्वेश्चन होते हैं हर बार। हम्म। तो मेरा टारगेट ये रहता है 110 सही हो और मैक्सिमम 40 या 35 गलत हो। हम्म। मैक्सिमम इतने गलत हो, इससे ज्यादा गलत ना हो। तो 110 और 40 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा प्री क्वालिफाई करवा देता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे 110 क्वेश्चन सही हो जाए। ओके। ओके। और माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अ, जिस समय प्रीलिम्स का एग्जाम जो टाइमिंग होती है 9 से 11, 9:30 से 11:30, और शाम को वो सी सैट वाला पेपर अपना होता है, तो क्या हमें जी जी। मॉक टेस्ट भी उसी तरीके से लगाना चाहिए, उसी टाइम लगाना चाहिए, मतलब पूरा रूम में बैठ के वो सेटिंग के साथ? सर ये टाइमिंग का मैटर है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है कि 2 घंटे जब भी दिन में टाइम मिले हम्म। एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठ के पेपर देना चाहिए। वो 9 से 11 हो या 11 से 1 हो, कुछ भी हो, क्योंकि जब एग्जाम का दिन होता है तो उसमें टाइमिंग मैटर नहीं करती। मुझे लग रहा है आप 11 से 1 प्रैक्टिस हमेशा करते रहे हैं, तो 9 से 11 पेपर होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 9 से 11 आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। बहुत अच्छा काम करेगा। आप बस 2 घंटे प्रैक्टिस करना सीख लीजिए पर डे। ओके, ओके। वेल, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपनी तरफ से कोई भी एक सजेशन एस्पिरेंट के लिए, मेरी एनी बेस्ट विशेस, एनी व्हाट यू वांट टू से? सर जो भी एस्पिरेंट है मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ये लास्ट टाइम चल रहा है, और लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होती है, वो ये सोच के पेपर छोड़ देते हैं कि शायद मैंने कुछ अभी तैयारी नहीं की है। हम्म। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा मत सोचिए। आपने जो तैयारी अभी तक की है उसी तैयारी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये लास्ट के जो 1 महीने हैं ये आपको बस थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं। तो कोशिश करिए कि लास्ट के 1 महीने में आप पेशेंस के साथ बस पढ़ते रहिए और एग्जाम में अपेयर हुई। मुझे लगता है कि आप सक्सेस पालेंगे। राइट, राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। आप एग्जाम दीजिए अपने अगला, और अपने सपनों की तरफ अग्रसर रहिए। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. Thank you so much, Abad, and thank you very much once again. All the very best. Thank you. ओके सर, थैंक यू।